अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी शरफू लकड़हारा। शरफू एक लकड़हारा था। सारी उम्र उसने जंगलों में जाकर लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेचा था और अपनी इस मेहनत से जंगल से कुछ दूर एक छोटा सा मकान बनवाया था जिसमें वो, उसकी बीवी और जवान बेटा रहते थे। बीवी का नाम नादी था और बेटे का शरफू। तीनों आराम और सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। काम सिर्फ लकड़हारा करता था। बीवी और बेटा कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिसमें आमदनी में इजाफा हो। बीवी हांडी रोटी पकाती थी और बेटा घर ही में रहकर छोटे छोटे काम करता था। लकड़हारा बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे की वजह से उसमें पहले सी हिम्मत नहीं रही थी। वो आए दिन बीमार ही रहता था, मगर उसे कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। समझता था कि मेरा शरफू अब बच्चा नहीं रहा, आसानी से घर की जिम्मेदारियां संभाल सकता है। शरफू की माँ का भी यही ख्याल था, इसलिए उसे भी किसी किस्म की फिक्र नहीं थी। एक सुबह लकड़हारा जागा तो उसने महसूस किया कि बड़ा कमज़ोर हो गया है। जंगल में जाकर लकड़ियां काटना उसके लिए मुश्किल है। उसका बेटा सुबह नाश्ते से फारिग हो चुका था और इस बात पर हैरान हो रहा था कि उसका बाप मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे घर से निकला क्यों नहीं, चारपाई पर क्यों लेटा है। लकड़हारा समझ गया कि उसका बेटा क्या सोच रहा है। उसने शरफू को इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से बोला, शरफू बेटा। जी अब्बा जी। देखो बेटा, अब अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालना होगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी हूँ। तो फरमाइए अब्बा जी, शरफू ने पूछा। बेटा, जो काम मैंने सारी उम्र किया है वो अब तुम करो। लकड़ियाँ काटना आसान काम नहीं है, मगर तुम हिम्मत वाले और ताकतवर हो। शुरू शुरू में ये काम ज़रा मुश्किल लगेगा, फिर रफ्ता रफ्ता आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें बराबर मशवरे देता रहूँगा जो तुम्हारे लिए मुफीद होंगे। समझ गए बेटा? शरफू ने हाँ में सर हिला दिया। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शौक से काम करोगे तो ढेर सारे पैसे कमा लोगे। शरफू की माँ पास ही खड़ी ये गुफ्तगू सुन रही थी। शरफू के बाप ने उसकी तरफ देखकर कहा, नादी, मेरा कुल्हाड़ा ले आओ। नादी अंदर से कुल्हाड़ा ले आई। बेटा, ये हमारा वर्सा है, इसकी हिफाजत करते रहना, क्योंकि इसके ज़रिए से ही तो एक लकड़हारा पेड़ से लकड़ियाँ काटता है। ये कहते ही लकड़हारा चारपाई से उठ बैठा। उसने कुल्हाड़ा उठाकर शरफू के कंधे पर रख दिया और उसे बताने लगा कि अच्छे पेड़ कहाँ कहाँ हैं, कितनी लकड़ियाँ हर रोज़ काटनी होंगी और उन्हें किस तरह गट्ठा बनाकर सर पर उठाकर शहर में वहाँ ले जाना होगा। जिस जगह लकड़ियाँ बेची जाती हैं, लकड़हारे ने उसे उस जगह का नाम भी बता दिया। शरफू बड़े शौक से बाप की बातें सुन रहा था। उसका यह शौक देखकर उसके बाप माँ दोनों बहुत खुश थे। जब लकड़हारे ने वो सब कुछ बता दिया जो वो अपने बेटे को बताना चाहता था, तो कहने लगा, लो शरफू, आज से काम शुरू कर दो। शरफू की माँ ने बेटे को ढेरों दुआएं दी और शरफू कुल्हाड़ा कंधे से लगाए अपने घर से निकल गया। जंगल का रास्ता वो अच्छी तरह जानता था। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था कि वो बाप की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। बीसियों पेड़ थोड़े थोड़े फासले पर एक कतार में खड़े थे। उसके बाप ने बताया था कि पहले पेड़ की शाखें झुकी हुई हैं, उन शाखों को काटना आसान है, पहले यही शाखें काटना। वो एक लंबी झुकी हुई शाख को काटने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र शाख के उस मुकाम पर पड़ी जहाँ से ये पेड़ से फूटी थी। उसने देखा कि वहाँ चिड़ियों ने एक घोंसला बना रखा है। उसने 2-3 बच्चे भी इस घोंसले में देख लिए थे। ये घोंसला देखकर फौरन उसके जहन में ये सवाल उठा, मैंने ये शाख काटी तो क्या घोंसला तबाह नहीं हो जाएगा? उसने अपने सवाल का खुद जवाब दिया, बिल्कुल तबाह हो जाएगा, और वो बच्चे जो इस घोंसले में परवरिश पा रहे हैं नीचे गिरकर मर जाएंगे और उनके माँ बाप को बड़ा दुख होगा। उसने कुल्हाड़ा उस शाख को काटने के लिए उठाया ही था कि यकायक उसका हाथ रुक गया।
वो आहिस्ता से बोला, नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। और वो उस पेड़ के साए में बैठ गया। कई बातें उसके जहन में आ गईं। मेरे बाप ने लकड़ियाँ काटने के लिए भेजा है, उसका हुक्म मानता हूँ तो वो खुश होगा। मैं लकड़ियाँ बेचकर पैसे कमा लूँगा, लेकिन ये इन चिड़ियों पर जुल्म होगा जिन्होंने यहाँ घोंसला बना रखा है। वो सोचता रहा कि माँ बाप का हुक्म माने या इन बेचारी चिड़ियों के घोंसले को सलामत रखे। उसकी नज़र बार बार घोंसले पर जम जाती थी। आखिर वो उठ बैठा और पक्के इरादे के साथ वापस घर रवाना हो गया। उसका बाप घर के बाहर चारपाई पर लेटा उसका इंतज़ार कर रहा था। शरफू को देखा तो बोला, शरफू बेटा, जल्दी आ गए हो, बड़ी जल्दी लकड़ियाँ बिक गई हैं। नहीं अब्बा जान। क्या बात है अब्बा जान, मैं पेड़ पर कुल्हाड़ा नहीं चला सका। क्यों? लकड़हारा हैरान होकर बोला। शरफू ने जो कुछ देखा था वो बाप को बता दिया, और इससे पहले कि उसका बाप कुछ कहे, उसकी माँ ने कहा, बेटा, उस पेड़ पर चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था तो उसे छोड़कर दूसरे पेड़ की शाखें काट लेते। शरफू ने जवाब दिया, अम्मा, वहाँ भी परिंदों ने घोंसला बना रखा था, कैसे काटता उसे। लकड़हारा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खफा हुआ और गुस्से से कहने लगा, ओ अहमक, लकड़हारा ये नहीं देखता कि पेड़ पर परिंदों का घोंसला है या नहीं, उसे लकड़ियाँ काट कर बेचनी होती हैं। तुमने बड़ी अहमकाना हरकत की है। मैं नहीं समझता कि तुम इतने पागल हो गए। लकड़हारा गुस्से में जाने और क्या कह देता कि उसकी बीवी ने सरगोशी में समझाया, आखिर बच्चा है और कुछ ना कहो, 2-3 दिन ठहर जाओ, अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा। 2-3 दिन बीत गए तो फिर बाप ने बेटे को एक और मुकाम का पता बताया और ताकीद की कि खबरदार, पेड़ पर ज़र्ब लगाने से पहले ऊपर नहीं देखना। शरफू ने अहद कर लिया कि वो पहले की तरह ऊपर नहीं देखेगा और बाप के बताए हुए मुकाम पर चला गया। उसे अपना वादा याद था। चनाचे पहले पेड़ के पास पहुंचकर उसने ऊपर ना देखा। वो नीचे देखते हुए कुल्हाड़ा मारने लगा कि उसकी नज़र पेड़ के नीचे उस जंगली फल पर पड़ी जिसे बाज़ लोग हांडी में पकाकर खाते थे। एक सवाल जहन में उभर आया, इस पेड़ पर यह फल लगता है, मैं इसे क्यों नुकसान पहुंचाऊं? क्या इसकी शाखें काटने से इस फल का कुछ हिस्सा ज़ाया नहीं हो जाएगा? क्या ये उन लोगों के साथ ज्यादती नहीं होगी जो इसे हांडी में पकाकर खाते हैं? वो देर तक इस पेड़ के नीचे बैठा रहा और सोचता रहा। उस रोज़ जब लकड़हारा अपने बेटे को देर से आते देखा तो उसे यकीन हो गया कि अब ये ज़रूर लकड़ियाँ बेचकर पैसे लाया होगा। वो खुश होकर बोला, आज मेरा बेटा काफ़ी पैसे लेकर आया है ना? क्यों शरफू? नहीं अब्बा जान, मैं कोई पैसा नहीं लाया। फिर उसने बाप को पेड़ ना काटने की वजह बता दी। बेटे की बात सुनते ही लकड़हारे के तन बदन में आग लग गई। तू कुछ नहीं कर सकेगा, तुझे लकड़ियाँ काट कर बेचने के लिए भेजा था, पेड़ का फल देखने के लिए नहीं। मैं क्या करता अब्बा जान, आप जानते नहीं लोग इस फल को पकाकर खाते हैं। बाप गरजा तो तुम्हें क्या, लोग फल पकाकर खाते हैं तो तुम नहीं। अब्बा जान, वो लोग भी तो हमारे जैसे ही हैं। लकड़हारे का गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि उसकी बीवी ने फिर उसे समझाया, बस अब और कुछ ना कहो, मुझे उम्मीद है शरफू सीधे रास्ते पर आ जाएगा। लकड़हारा बोला, अब के मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, आइंदा इसने ऐसी बेहुदा हरकत की तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। चंद दिन गुजर गए। लकड़हारे ने इस मर्तबा पुराने दरख्तों का पता बताकर कहा, खबरदार, अब के कोई बहाना ना बनाना, पैसे लेकर घर आना। शरफू जंगल में गया। उसने पुराने पेड़ देखे, बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्हें देखकर वो सोचने लगा, इन्होंने बरसों तक मुसाफिरों के लिए ठंडे साए मुहैया किए हैं। थके हुए लोग इनके नीचे बैठकर सुकून हासिल करते रहे हैं। इन्हें काटना इंसान के इन मुहसनों का एहसान मानने की बजाय इन पर उल्टा जुल्म नहीं होगा। और वो वापस आने लगा। रास्ते में एक नहर पड़ती थी। उसके पुल पर से गुजरते हुए उसने कुल्हाड़ा नीचे पानी में फेंक दिया कि ना ये होगा और ना मुझे लकड़ियाँ काटने के लिए कहा जाएगा। शहर में एक बाजार से गुजरते हुए उसने कई दुकानों को देखकर सोचा, ये अच्छा काम है, मैं भी अब्बा जान से कहकर बाजार में एक दुकान खोल लूँगा। उस रोज़ वो शाम के करीब अपने घर पहुँचा। लकड़हारे को पूरा यकीन था
कि उसका बेटा ज़रूर लकड़ियाँ बेच कर आया है, तो आज तूने क्या काम किया है? बाप का ये सवाल सुनकर शरफू बोला, अब्बा जान, पेड़ तो मैं नहीं काट सकता, वो सारी उम्र मुसाफिरों को ठंडे साए देते रहे हैं। मैंने सोच लिया है कि बाजार में दुकान पर बैठा करूँगा। बेटे के मुंह से जैसे ही ये लफ्ज़ निकले, लकड़हारा अपने गुस्से पर काबू न रख सका और उसे उसी वक्त घर से निकाल दिया। माँ ने दखल देना चाहा तो लकड़हारे ने उसे भी झिड़क दिया। बस बस, अब तुम एक लफ्ज़ नहीं कहोगी। शरफू घर से निकलकर चलने लगा। उसका कोई ठिकाना तो था नहीं, कहाँ जा सकता था। चलता गया, यहाँ तक कि इस कदर थक गया कि उसके लिए एक कदम उठाना भी दूभर हो गया था। करीब ही एक बड़ी शानदार हवेली थी। वो उसके दरवाजे पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। इधर लकड़हारा और उसके बीवी अपने बेटे की जुदाई में तड़प रहे थे। लकड़हारा बुरी तरह पछता रहा था कि उसने बेटे को घर से क्यों निकाल दिया था। एक दिन दोनों बेटे की बातें याद करके रो रहे थे कि उनके मकान के आगे एक बग्घी रुकी। उसमें से एक शख्स उतरा और लकड़हारे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। क्यों जनाब, क्या बात है? लकड़हारे ने दरवाज़ा खोलकर उस आदमी से पूछा। आपको आपकी बीवी को नादर खान ने बुलाया है। नादर खान कौन? लकड़हारे ने ये नाम पहली बार सुना था। आपने नादर खान का नाम नहीं सुना? जी नहीं, वो बड़े आदमी हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं। मेहरबानी करके बग्घी में बैठ जाएं। लकड़हारा और उसकी बीवी बग्घी में बैठ गए। बग्घी उन्हें एक बड़े खूबसूरत और शानदार बाग में ले आई। वो बाग को देख देख कर हैरान हो रहे थे कि एक तरफ से आवाज़ आई, अब्बा जान, अम्मा जान। अरे शरफू! लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे को देखकर हैरान हो गए। शरफू ने आला किस्म का लिबास पहन रखा था और बहुत खुश लगता था। तुम यहाँ कहाँ? शरफू की माँ ने पूछा। शरफू कहने लगा, अम्मा, उस शाम जब अब्बा जान ने मुझे घर से निकाला था तो मैं थक कर एक हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा। उस हवेली के मालिक नादर खान हैं, जिन्होंने ये देखकर मुझे पेड़ों और परिंदों से बड़ी मोहब्बत है, अपने इस बाग का माली बना दिया है। वो हैं मेरे मोहसिन। नादर खान करीब आ गए और कहने लगे, वाकई शरफू की इस बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया था। इसे पेड़ों का बड़ा ख्याल है, पेड़ों से मोहब्बत करता है। मैंने इसे अपने बाग के पेड़ों की रखवाली का काम सुपुर्द किया है। वो यहाँ नए नए पेड़ लगाएगा और उनकी हिफाजत करेगा। उसने पेड़ों से मोहब्बत की है और पेड़ों ने उस मोहब्बत का ये बदला दिया है। शरफू के इसरार पर उसके माँ बाप भी वहीं रहने लगे और खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। पेशे खिदमत है कहानी लाल शहज़ादा। शहर रोमा में शाह गरीक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी, बहुत खूबसूरत और हंसमुख। नन्ही शहजादी का गोरा चिट्टा चेहरा और घुंघराले बाल बहुत ही भले मालूम होते थे। शाह गरीक ने अपनी प्यारी बेटी की तालीम और तरबियत का निहायत आला इंतज़ाम किया था। थोड़े ही अरसे में उसके हुस्न और लियाकत की धूम दूर दूर तक पहुंच गई। एक रोज़ का जिक्र है, शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बाग में टहल रही थी कि उसकी निगाह एक बहुत ही खूबसूरत तोते पर पड़ी, जो सामने ही एक पेड़ पर बैठा ज़ोर ज़ोर से शहजादी को पुकार रहा था। शहजादी ऐसे खूबसूरत तोते को देखकर बेताब हो गई और फ़ौरन अपनी सहेलियों को हुक्म दिया कि तोते को पकड़ लो। सहेलियों ने बहुत कोशिश की, कभी चमकार कर बुलाया, कभी दबे पाँव पीछे से जाकर पकड़ना चाहा, लेकिन मियाँ मिट्ठू बड़ी चलती रकम थे, किसी के हाथ ना आए। आखिरकार शहजादी खुद तोते की तरफ बढ़ी। शहजादी का करीब आना था कि तोता खुद उसके हाथ पर आकर बैठ गया। उसी वक्त सोने का पिंजरा मंगाया गया और मियाँ मिट्ठू को पिंजरे में छोड़ दिया गया। तोता रोज़ शहजादी को तरह तरह की बातों से खुश किया करता। एक रोज़ बादशाह सलामत ने शहजादी को अनार भेजे। शहजादी ने तोते से पूछा, बता तोते, इन अनारों में से कौन सा अनार सबसे ज़्यादा अच्छा है? तोते ने एक ख्वान की तरफ इशारा किया, कहा, जो अनार ख्वान के दरमियान में रखा है उसको चीर कर देखिए। शहजादी ने ऐसा ही किया। अनार के दाने इतने मोटे और खुश रंग निकले कि सब वाह वाह कह उठे। शहजादी तोते की अक्लमंदी से बहुत खुश हुई। एक रोज़ शहजादी ने तोते से कहा, ए तोते,
کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کا رنگ انار کے دانے کی طرح خوش رنگ ہو؟ طوطے نے فوراً جواب دیا، شہزادی، اگر تم لال شہزادے کو دیکھ پاؤ تو انار کے ان دانوں کا رنگ بھول جاؤ۔ شہزادی بولی، طوطے کیوں جھوٹ بکتا ہے؟ طوطے نے کہا، شہزادی، قسم ہے اس پاک پروردگار کی کہ میں جو کچھ کہتا ہوں سچ ہے۔ شہزادی طوطے کے اس جواب سے بہت جلی اور خفا ہو کر کہنے لگی، بہت اچھا، مجھے وہ شہزادہ دکھاؤ، لیکن اس کا خیال رہے کہ اگر تیری بات جھوٹ نکلی تو یاد رکھ، تیرے سب پر پرزے نوچ کر رکھ دوں گی۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ شہزادی ہر روز طوطے کے سر ہوتی کہ دکھا اپنا لال شہزادہ۔ طوطا بات ٹال جاتا، کہتا، ابھی موقع نہیں، جب وقت آئے گا تو دکھا دوں گا۔ شہزادی کو لال شہزادہ کے دیکھنے کا اتنا شوق ہو گیا کہ اور کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ دن بھر بیٹھی طوطے سے لال شہزادے کی باتیں پوچھا کرتی، سوتی تو نیند میں لال شہزادے کا نام لیتی رہتی۔ رفتہ رفتہ اس کی حالت پگلوں کی سی ہو گئی، گھٹنوں میں چپ چاپ آنکھیں بند کیے پڑی رہتی۔ آنکھ کھولتی تو بے اختیار منہ سے نکلتا، طوطے دکھا اپنا لال شہزادہ۔ بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی کی یہ حالت دیکھی تو بڑے پریشان ہوئے، علاج کے لیے طبیب بلوائے، مگر کسی کے علاج سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ شہزادی کی حالت بہت بگڑ چلی تھی تو ایک روز طوطے سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا، شہزادی، اگر تم اچھی ہو جاؤ گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں لال شہزادے کے پاس لے چلوں گا۔ یہ سننا تھا کہ شہزادی کی حالت روز بروز اچھی ہونے لگی اور ایک ہی مہینے کے اندر وہ بھلی چنگی ہو گئی۔ ایک روز رات کے وقت طوطے نے شہزادی سے کہا، لو شہزادی، مجھے پنجرے سے نکال دو اور میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شہزادی نے طوطے کو پنجرے سے نکال دیا۔ باہر نکلتے ہی طوطا زمین پر لوٹنے لگا اور ذرا سی دیر میں ایک عقاب بن گیا۔ بولا، لو شہزادی، مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ شہزادی اس پر سوار ہو گئی اور طوطا اسے لے کر ایک طرف کو اڑنے لگا۔ لال شہزادے کے محل کے قریب پہنچ کر طوطا ٹھہر گیا۔ شہزادی کو ایک پڑیا دی اور کہا، جب محل کے قریب پہنچو یہ پڑیا پھینک دینا، اس کے اثر سے چوکیدار اگر جاگتے بھی ہوں گے تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تم چپکی اندر محل چلی جانا اور وہاں لال شہزادے کو دیکھ لینا۔ شہزادی نے ایسا ہی کیا۔ رات کے 12 بجے تھے۔ لال شہزادہ چھپر کھٹ پر دوشالہ اوڑھے غافل پڑا سو رہا تھا۔ شہزادی نے اس کے پیروں پر سے دوشالہ اٹھایا تو دیکھا کہ اس کے پیر کی ایڑی انار کے دانے سے بہت زیادہ خوش رنگ ہے۔ صورت دیکھی تو بھونچکا سی رہ گئی۔ ایسی خوبصورتی وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ معلوم ہوتا تھا جیسے کسی سنگے تراش نے حسن کا ایک خواب دیکھ کر بڑی محنت اور چاؤ سے ایک بت تراش دیا ہو۔ شہزادی نے شہزادے کا دوشالہ اپنے شالے سے بدل لیا اور محل سے نکل کر جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس ہو گئی۔ صبح جب شہزادہ اٹھا تو دوشالہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ پہرے داروں سے پوچھا کہ میرا دوشالہ کیا ہوا اور یہ زنانہ دوشالہ یہاں کہاں سے آ گیا، مگر وہ بیچارے کچھ بھی نہ بتا سکے۔ شہزادہ ان پر بہت ناراض ہوا اور آئندہ زیادہ احتیاط سے پہرا دینے کی تاکید کی۔ شہزادی دوسرے دن پھر طوطے کے سر ہوئی اور طوطا پھر اسے لال شہزادے کے ہاں لے گیا۔ غرض شہزادی ہر روز لال شہزادے کی خوابگاہ میں جاتی اور اپنی کوئی نہ کوئی چیز لال شہزادے کی چیز سے بدل لاتی۔ ایک روز شہزادے کو بہت غصہ آیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ آج میں خود اپنے چور کو پکڑوں گا۔ اس رات جب شہزادی روز کی طرح دبے پاؤں شہزادے کی خوابگاہ میں داخل ہوئی تو شہزادہ جاگ رہا تھا۔ شہزادی نے اس کے چہرے پر سے دوشالہ اٹھانے کو ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ شہزادے نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اٹھ بیٹھا۔ ڈر کے مارے شہزادی کی گھگی بند ہو گئی۔ بمشکل بولی، مجھے جانے دیجیے، مجھے جانے دیجیے۔ شہزادی کی صورت دیکھ کر لال شہزادہ ششدر رہ گیا۔ وہ یہ بھول چکا تھا کہ اس نے اپنا چور پکڑ لیا ہے۔ دیوانوں کی طرح شہزادی کا چہرہ تکے جا رہا تھا۔ اتنے میں طوطا دریچے کے راستے اندر داخل ہوا اور زمین پر لوٹنے کے بعد ایک پری بن کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر شہزادہ حیران رہ گیا، کہنے لگا، تم کہاں؟
پری نے جواب دیا، شہزادی آپ نے دیکھ لی، اب فرمائیے کیا کہتے ہیں؟ تم سمجھے نہیں ہوگے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ بات اصل میں یہ تھی کہ یہ طوطا ایک پری تھی، شہزادے سے اس کی بڑی دوستی تھی۔ ایک دن ان دونوں میں اس بات پر جھگڑا ہو گیا کہ پری تو شہزادی کی خوبصورتی کی تعریف کرتی تھی اور شہزادہ کسی طرح نہیں مانتا تھا۔ شہزادے کو قائل کرنے کے لیے پری طوطا بن کر شہزادی کے پاس گئی اور اس کے دل میں لال شہزادے کو دیکھنے کا شوق پیدا کر کے اسے یہاں لے آئی۔ شہزادی تو واپس چلی گئی مگر شہزادہ اسے کسی طرح نہ بھلا سکا۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ کچھ کیوں نہ ہو اس شہزادی سے شادی کروں گا۔ ایک روز پری شہزادی کے پاس آئی اور کہا، شادی کے لیے تم اپنے باپ سے کہہ کر دیکھو، اس بات کا ذمہ میں لیتی ہوں کہ شہزادی کا باپ فوراً مان جائے گا۔ صبح ہی شہزادے نے وزیر سے ذکر کیا کہ میں روما کی شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے بادشاہ سے عرض کی۔ بادشاہ سلامت نے وزیر کی رائے پسند کر لی، چنانچہ شاہ گری کو پیغام بھیجا گیا۔ وہ بھی شہزادے کی خوبصورتی اور عقل مندی کی بابت بہت کچھ سن چکا تھا۔ اس پیغام سے بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی منظوری دے دی۔ تھوڑے دن بعد بڑی دھوم دھام سے دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستوں، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔